कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? दीज आर प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ना डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है डाइल्यूट सॉल्यूशन that only depends on number of solute particle but not on their nature। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो ओनली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट, मतलब कितना सॉल्यूट है, चाहे NaCl रहे चाहे KCl, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना सॉल्यूट है उस पर डिपेंड करेगा ना, उसके नेचर पे नहीं डिपेंड करता है सॉल्यूट कितना है, इससे मतलब एक मोल यूरिया डाली चाहे एक मोल ग्लूकोज डाली, दोनों का हालचाल बराबर रहेगा। ठीक है, यही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। इसके जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते कौन कौन है? तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसके अंदर में आता है, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा हम लोग का होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अगला हम लोग का होता है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा टीवी। और अगला हम लोग का होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये हमारा होता है डेल्टा, ये होता है, इसको डेल्टा टीएफ से दिखाते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है आप समझ गए, उस पर रिलेटिव लोडिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगला मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसी में ऑस्मोटिक प्रेशर। हम लोग बारी से सब फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, बारी से सब क्या क्या होता है। तो हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर तो आप मान लीजिए कि हमारे पास दो सॉल्यूशन ए एंड बी, ये डाइल्यूटेड है और ये कंसंट्रेटेड है। और मान लीजिए किससे सेपरेटेड है, ये आपका है एसपीएम। एसपीएम आप जानते हैं ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एसपीएम। ठीक है, ये है। तो आपको पता है कि जब इस तरह से होगा तो हमेशा जो है वो टेंडेंसी यही होती है कि जो फ्लो हो वो हमेशा क्या हो, हायर से लोअर। लेकिन यहां जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो सिर्फ किसके फ्लो पे अलाउ करता है? ओनली फ्लो ऑफ सोलवेंट नॉट सॉल्यूट अलाउड। तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो सिर्फ सॉल्वेंट के फ्लो पे अलाउ करता है। तो अगर यहां हम देखेंगे तो यहां देखिए सॉल्यूट जो इधर है, यहां सॉल्यूट ज्यादा तो सॉल्यूट इधर जाना चाहेगा, सॉल्यूट, लेकिन जा ही नहीं पाएगा। अच्छा, यहां सोलवेंट ज्यादा है तो सॉल्वेंट इधर आना चाहेगा, तो सॉल्वेंट का फ्लो तो हो जाएगा लेकिन सॉल्यूट का फ्लो हो ही नहीं पाएगा। हमेशा फ्लो यही है जनरल टेंडेंसी की, जो ज्यादा से कम के साइड में फ्लो होता है। इधर कंसंट्रेटेड में तो ज्यादा सॉल्यूट हो तो ज्यादा सॉल्यूट कम सॉल्यूट की तरफ जाना चाहेगा लेकिन फ्लो ही नहीं हो पाएगा। तो लेकिन सोलवेंट का फ्लो यहाँ होता है, देखो यहाँ सोलवेंट का फ्लो तो हो जाता है, तो सोलवेंट जो है अगर इधर डाले तो उधर जाता तो उधर से इधर आना चाहेगा तो सोलवेंट का फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ किसका फ्लो हो रहा है? देखो दोनों फ्लो करना चाह रहा है बट सिर्फ सोलवेंट का अल्टीमेटली फ्लो हो रहा है। तो यहाँ फ्लो किसका होगा? फ्लो ऑफ सोलवेंट इधर से फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर concentration in osmosis, in higher concentration, lower concentration to higher concentration, and this is osmosis. This is called as
ऑस्मोसिस, इसी को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। सोलवेंट का हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन का फ्लो। और ध्यान रखना कि ये जो फ्लो है वो नेट होता है, नेट फ्लो होता है, नेट फ्लो। थोड़ा बहुत इधर का सोलवेंट इधर चला जाता है, बट मेनली इधर से ज्यादा सोलवेंट इधर आता है, तो नेट फ्लो इधर से इधर होता है। इधर से थोड़ा बहुत, इधर से बहुत ज्यादा, तो अल्टीमेटली नेट फ्लो इधर से इधर होता है। ठीक है, तो नेट फ्लो ऑफ सोलवेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। और फ्लो हो रहा है। अब तुम चाहते हो कि फ्लो न हो, मतलब इधर का सोलवेंट इधर ना आए, तो तुम इधर प्रेशर लगा देते हो। क्या लगा देते हो? प्रेशर। जब प्रेशर लगाओ, इसको दबाओगे तो सोलवेंट को आने से मना कर देगा, प्रेशर लगा देते हो। इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको लोग पाई से निकालते हैं, पाई से निकालते हैं, है ना। इसको लोग किसे दिखाते हैं? पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये उतना प्रेशर होता है, आप प्रेशर इधर लगाइए, जो प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा? प्रेशर लगा इसको इधर दबाएगा तो सोलवेंट का फ्लो बंद हो जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ये उतना ही प्रेशर होता है जो सोलवेंट के फ्लो को बंद कर दे। ठीक है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? इट इज प्रेशर अप्लाइड टू हायर concentration site so that osmosis stops or no flow of solvent takes place. तो देखो मैंने क्या लिखा, पढ़ लो तुम। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? इट इज प्रेशर अप्लाइड टू हायर कंसंट्रेशन साइड में कुछ प्रेशर लगा देते हैं ताकि ऑस्मोसिस का हो जाए, रुक जाए। प्रेशर लगाते हैं तो ये धक्का देगा, तो जब चुरा रहे हो रुक जाएगा, है ना। सो दैट ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाए और नो फ्लो ऑफ सोलवेंट टेक्स प्लेस। इधर से जो सोलवेंट आता है उसका फ्लो क्या हो जाए? बंद हो जाए। इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे ऑस्मोसिस होता क्या है और ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होता है। ठीक है, अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्लियरली किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन डिफरेंस, कंसंट्रेशन डिफरेंस। तो पाई बराबर जो होता है वो हम लोग का होता है डेल्टा सी आर टी। टी होता है टेम्परेचर इन केल्विन, ये होता है डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन, डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन, ये हमारा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में सिंपल सा करा दे रहा हूं, और सिंपल सा क्वेश्चन करा दे रहा हूं। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ। अच्छा, कंसंट्रेशन जो होता है, जब कुछ न दिया है तो हमेशा कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होता है? मोलारिटी, कैपिटल है, ध्यान लीजिएगा, कैपिटल में, स्मॉल में नहीं है, कैपिटल है, मोलारिटी। ठीक है, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन at 27 degree centigrade containing 6 gram urea in 500 ml. What is the osmotic pressure of urea solution at 27 degree centigrade containing 6 gram of urea in 500 ml solution? ठीक है, तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पाई बराबर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं डेल्टा सी आर टी। अब अगर चेंज नहीं दिया तो हम सीधे मानेंगे कि उधर साइड में प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो चलो अब लोग सी निकाल लेते हैं। तो सी कंसंट्रेशन 6/60 क्या हो जाएगा? मोल। 6/60 क्या हो जाएगा? मोल। 500 ml सॉल्यूशन है तो 0.5 कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम में लीटर। तो मोलारिटी आ गया कि नहीं आ गया? आर की वैल्यू आपको पता है 0.082 और टेम्परेचर आपको पता ही है 300। सोल्व कर लीजिएगा तो आएगा, किसमें आएगा? एटीएम में आएगा, एटीएम में आ जाएगा। ये खत्म हो गया आराम से। ठीक है, इस तरह से सवाल आता है। एक और सवाल मैं आपको करा दे रहा हूं, इसी पे एक सवाल और मैं करा दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत न हो। ऑस्मोटिक प्रेशर पे एक और सवाल मैं आपको करा दे रहा हूं। तो क्वेश्चन में लिख रहा हूं जो ऑस्मोटिक प्रेशर पे, जो क्वेश्चन में लिख रहा हूं ऑस्मोटिक प्रेशर पे, ये हम लोग का क्वेश्चन ये है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ
glucose solution is 0.25 atm at 27 degree centigrade. What amount of glucose present in 100 ml of solution? तो चलो सॉल्व कर रहे हैं। देखो यहाँ पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.025। टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन, या ना 300 केल्विन। 0.025 तो टेम्परेचर कितना दिया 300 केल्विन। वॉल्यूम कितना दिया है वॉल्यूम 100 ml बराबर 0.1 लीटर। लेट n मोल ग्लूकोज का n मोल मान लेते हैं और फार्मूला लगाते हैं। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन मोल बटे वॉल्यूम। आर की वैल्यू तुमको पता है 0.082 और ये क्या पता है 300। तो ये कटा लोगे तो लगभग 1/100 आएगा बराबर ये क्या है 10 n। ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से n की वैल्यू अगर तुम निकालोगे n की वैल्यू निकालोगे तो n बराबर आ जाएगा 10 की पावर माइनस लगभग हो गया अप्रॉक्स में बता रहा हूं। तो वेट जो हो जाएगा वेट ऑफ ग्लूकोज वो तुमको पता है मोल इंटू मोलर मास 180 तो 10 की पावर माइनस 3 इंटू 180 ग्राम। ठीक है। तो इस तरह के छोटे मोटे सवाल ऑस्मोटिक प्रेशर पे आते हैं और अगर आएंगे तो उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे अप्रोच करेंगे। ठीक है। अब मैं आपको अगला बता देता हूं। अगला आपको मैं बता देता हूं नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वो हम लोग का क्या है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगला हम लोग का क्या है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीपी। डेल्टा टीपी इसको हम ग्राफ से समझते हैं होता क्या है। चलो भाई हम प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ खींचते हैं। प्रेशर टेम्परेचर का तो मान लीजिए हमारा सोलवेंट का ग्राफ, ये सोलवेंट का ग्राफ और जैसे ही प्रेशर बढ़ते बढ़ते कितना हो जाता है 760। यही इसी को हम क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यही हमारा क्या होता है ये प्रेशर और टेम्परेचर है। ये हमारा क्या होता है यही हम क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट। अब अगर हम लोग उसमें कोई भी सॉलिड मिला देंगे तो आपको होता है कि प्रेशर घट जाता है। ये पीओ का ग्राफ है तो पीएस का ग्राफ क्या होगा नीचे से जाएगा कि नहीं जाएगा बोलो। तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा पीएस। पीएस में जो होगा सॉल्यूशन का ग्राफ हो जाएगा। तो मान लो कि जिस समय प्रेशर 760 है सोलवेंट का और उसमें तुमने कुछ सॉलिड मिला दिया तो जैसे ही सॉलिड मिलाओगे प्रेशर तो घट जाएगा। ये सॉलिड का प्रेशर है तो ये सोलवेंट सॉल्यूशन का प्रेशर ये पी नॉट है तो ये क्या हो जाएगा पीएस घट जाएगा। 760 का प्रेशर घट के 700 हो गया तो तुमको और गर्म करना पड़ेगा ना। बॉइलिंग तो 760 पे होती है तो तुमको टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। ये बॉइलिंग पॉइंट सोलवेंट का है ये पी नॉट और जैसे ही तुमने कुछ सॉलिड ऐड किया घट गया। अब तुमको और थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा ताकि फिर से इसका प्रेशर बढ़ते बढ़ते कितना हो जाए 760 हो जाए। तो जब तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो उस समय तुमको टेम्परेचर क्या है हीट करना पड़ेगा। ये किसका बॉइलिंग पॉइंट बताओ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। और ये जो डिफरेंस है इसी को हम लोग डेल्टा टीवी बोलते हैं डेल्टा टीवी। तो डेल्टा टीवी होता है क्या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट। यही हमारा होता है कितना चेंज बढ़ गया। क्यों बढ़ गया समझ गए 760 हमारा अगर प्रेशर सोलवेंट का है जैसे ही हमने सॉलिड डाला प्रेशर घट गया तो बॉइलिंग बंद हो जाएगी। तो हमको अगर इसको बॉइल करना है तो इसके प्रेशर को बढ़ाना होगा। बढ़ाते बढ़ाते यहाँ करेगा फिर बढ़ाएंगे धीरे धीरे वहां जाएगा तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा ये है ना। तो जितना टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ता है वही हमारा क्या होता है डेल्टा टीपी होता है। तो आप समझ गए होंगे। अब डेल्टा टीपी प्रोपोर्शनल किसके होता है क्लियरली कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन चेंज करेंगे भाई जितना ज्यादा सॉलिड ऐड करेंगे उतना कम होगा प्रेशर कंसंट्रेशन के। यहाँ पे हम कंसंट्रेशन का जो यूनिट यूज करते हैं हम मोलालिटी यूज करते हैं। ये हमारा होता है क्या है केबी इंटू एम के बराबर केबी इंटू एम मोलालिटी का हम यूज करते हैं। मोलालिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है डिस्कस हुआ तो मोलालिटी का यूज करते हैं।
और केबी जो है कांस्टेंट, उसको हम लोग बोलते हैं मोलर डिप्रेशन, इलिवेशन, सॉरी, मोलर इलिवेशन कांस्टेंट, इलिवेशन कांस्टेंट, इसको हम मोलर इलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जो हम लोग का केबी है दैट इज कॉल्ड एज मोलर इलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम, और केबी को हम लोग मोलर इलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है ना, ये हम लोग का फार्मूला हो गया। ग्राफ मैंने समझा ही दिया, अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करके इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करके इसको हम खत्म कर देते हैं। फार्मूला मैं भी नीचे छोड़ दे रहा हूं। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, क्वेश्चन लिख लेता हूं। 18 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 100 ग्राम ऑफ H2O, find delta TB and boiling point of solution, delta TB and boiling point of solution, और जो KB में दे रहा हूं H2O का वो होता है 0.52। अगर यूनिट से बात करोगे तो ये जो आएगा केल्विन, मोलर आएगा ना। यहाँ देखो केबी की अगर बात करोगे तो केबी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बाई स्मॉल एम, ये हो जाएगा मोल, और इधर क्या हो जाएगा मोल बाई केजी, तो केजी ऊपर चला जाएगा, ये यूनिट हो जाएगा, केल्विन केजी और बटे में मोल, ये यूनिट हो जाएगा। केबी का यूनिट ना केल्विन केजी पर। ठीक है, चल रहा है। तो हम लोग फिर से क्वेश्चन देखो, 18 ग्राम of urea added in 100 ग्राम of water. Find delta TB and boiling point of solution. KB मैंने आपको बताया 0.52 केल्विन केजी पर मोल हो जाएगा। तो पहले हमको मोलालिटी निकालना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए। तो मोलालिटी क्या होता है, मोल ऑफ यूरिया बटे में वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी। तो मोल निकाल लेते हैं यूरिया का, फटाक से कितना आएगा, 18/60 मोल हो गया, और इतना पानी है तो केजी में 0.1 हो जाएगा। तो सोल्व कर लोगे तो ये 3 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। आएगा ना, कटाओ, हम क्या होता है 3 आएगा मोलालिटी। अब डेल्टा टीबी क्या होता है, केबी इंटू एम, 0.52 इंटू 3 बराबर 1.56 केल्विन, इतना से हमारा बढ़ गया। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो कुछ नहीं दिया तो हमेशा सोल्व, अच्छा दिया भी पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बताओ, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373 केल्विन, इतना तो पानी का होता है, और इतने से बढ़ गया, डेल्टा टी में तो बढ़ गया, इक्वेशन होता है तो 1.56 इसमें जोड़ दो, तो ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा 374.56 केल्विन। ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, सॉल्यूशन का हो जाएगा। समझ गए होंगे सारे बच्चे क्या होता है। अब हम लोग लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और वो हम लोग का है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आखिरी, बस आखिरी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वी आर गोइंग टू डिस्कस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ। तो जिस तरह से डेल्टा टीबी में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, उसी हिसाब से डेल्टा टीएफ में घट जाता है, और डेल्टा टीएफ जो हमारा होता है वो हम लोग का होता है केएफ इंटू एम, उसी हिसाब से सिमिलरली। और केएफ हम लोग का क्या होता है, मोलर डिप्रेशन, जिस हिसाब से वहां बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बढ़ जाता है, यहाँ पे घट जाता है। ठीक है ना, और डेल्टा टीएफ हमारा घट जाता है ना? इतना घट जाता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना, उसी हिसाब से जैसे मान लीजिए वाटर का 0 डिग्री पे है, और अगर 1 डिग्री का उसमें चेंज आ गया तो कितना होगा, ये घट के -1 डिग्री पे फ्रीज करेगा सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, इसी हिसाब से होता है। तो एक हम क्वेश्चन इस पे करा लेते हैं, जैसे मैं कह रहा हूं 2 मोल ऑफ नॉन वोलाटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट solute added to 5 kg of water
5 kg ऑफ वाटर, KF जो है वो है 1.86, वहां यही मिल जाएगा केल्विन केजी मोल। फाइंड डेल्टा TF एंड फ्रीजिंग पॉइंट। आपको बताना डेल्टा TF एंड फ्रीजिंग पॉइंट है ना, तो हम लोग सोल्व करते हैं। तो डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा बताइए, KF इंटू मोलारिटी। KF कितना है 1.86, मोलारिटी क्या होता है मोल 2 और बटे में ये 5, ये 0.4 हो जाएगा ना, 0.4, ये 0.4 इधर आएगा 0.4। तो आप लोग निकाल लीजिए ये कितना आएगा जरा मुझे बताइए, थोड़ा अगर इसको सोल्व कर लिया जाए ना। तो 18 अगर इसको हम लोग यही लिख लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ डेल्टा ओ निकाल देंगे। अगर 4 से इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 6 4, 4 इंटू 32 आएगा 2, और इस 2 में हम लोग का क्या है 2 जुड़ जाएगा तो 4 आ जाएगा, और यहाँ से 4 और 3 तो हो जाएगा 0.744 आएगा डेल्टा टी। अब तो हम लोग का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का हो जाएगा, पानी का कितना होता है 0 डिग्री होता है, उसमें से इतना कम हो जाएगा है ना, यानी 0 माइनस 0.744 डिग्री सेंटीग्रेड या माइनस 0.744 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना घट जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन में कह रहा हूं एन एक्वस solution has difference in boiling point and freezing point is an aqueous solution have difference in boiling point and freezing point is equals to 102.38 degree centigrade. An aqueous solution has difference in boiling point and freezing point is equals to 102.38 degree centigrade. Find its boiling point and freezing point. ये क्वेश्चन है, एक एक्वस सॉल्यूशन है, तो चलो इसको सोल्व करते हैं। ध्यान दो, एक एक्वस सॉल्यूशन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में इतने का डिफरेंस है, उसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग को क्या करना है डिटरमाइन करना। तो देखो कैसे करेंगे ना, पहले देखो अगर एक्वस सॉल्यूशन हम तो वाटर, तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब सॉल्यूशन रहेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है थोड़ा सा बढ़ जाएगा डेल्टा टीवी से। अब ये किसका हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा बताइए। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन हो गया, आपको पता है कि थोड़ा सा क्या होता है बढ़ जाता है। उसी तरह से इधर देखिए यार, ये जो है थोड़ा सा घट जाएगा डेल्टा टीएफ। पता है डेल्टा टीएफ क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये थोड़ा सा 0 से घट जाएगा। ये क्या हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कह लीजिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। और यहीं से यहां का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है कहां से फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट का, वो कितना दिया हुआ है 102.3। तेरा डिफरेंस दिया हुआ दोनों के बीच में डिफरेंस। तो मिला जुला के दिया क्या है अगर देखा जाए तो डेल्टा टीएफ ये प्लस बीच वाला दूरी कितना 100 प्लस ये डेल्टा टीवी, ये तीनों जोड़ जाड़ के कितना दिया है 102.38। तो यहां से हम डेल्टा टीएफ और प्लस डेल्टा टीवी बराबर क्या कर सकते हैं 2.38। अब अगर ये एक्वस सॉल्यूशन है तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या लिखा जा सकता है आपको पता है ना, केएफ इंटू एम, और डेल्टा टीबी बराबर क्या लिखा जा सकता है केबी इंटू एम। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं केएफ इंटू एम, और यहां पे हम क्या लिख सकते हैं केबी इंटू एम बराबर 2.38। ये हमारा 2.38 है ना, समझ रहे ना। केएफ वाटर का आपको पता 1.86 इंटू एम केबी है ना। तो यहां से अगर हम सोल्व करेंगे दिस इंप्लाइज दैट एम की वैल्यू 1 आ रही है कि नहीं आ रही, चेक करो जरा, जोड़ दो ये 1 आएगा
m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू 1 आ गई। तो जरा जल्दी से बताओ डेल्टा TF हम निकाल सकते हैं क्या यहां से, ये कितना हो जाएगा 1.86 इंटू 1 और ये कितना हो जाएगा 0.52 इंटू 1। देखो दोनों आ गए फटाफट फटाफट, डेल्टा TF डेल्टा TB दोनों आ गया। तो जल्दी बताओ बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट बॉइलिंग पॉइंट फटाक से बता रहा हूं 100 प्लस 0.52 और फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 में से घटाओगे इसको माइनस 0.86। ये भी सेंटीग्रेड और ये भी सेंटीग्रेड। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो देखो हमने कैसे किया, ये डिफरेंस लिया, यहां से हमने पहले मोलालिटी निकाला, सोल्व करके फिर हमने ये यहां से मोलालिटी निकाला, तो मोलालिटी 1 आ गया, सोल्व करके फटाक से हमारा ये क्वेश्चन क्या है, हो गया। तो बहुत ही आसान सवाल था, ऐसे आप बनाएंगे तो बन जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं थोड़ा सा, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना, इसको अब मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। हमने पढ़ लिया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। अब हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। अब मान लीजिए हमारे पास एक ए है और यहां बी है, कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी है, और इन दोनों को मिला के हमने एक सॉल्यूशन बनाया है। दिस इज सॉल्यूशन। ये प्योर कंपोनेंट है ए बी, जो सॉल्यूशन है वो ए बी है, ए सॉल्यूशन ए बी है। अब यहां ए के दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो मॉलिक्यूल ऑफ ए के दो मॉलिक्यूल के बीच में ए मैं कह रहा हूं, ए हमारा क्या है, इंटरैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ ए जो है इंटरैक्शन है बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ ए। उसी तरह से यहां बी है, तो यहां दो मॉलिक्यूल में ले रहा हूं बीबी, मैंने बीबी लिखा है, बीबी है, और इनके बीच का जो बॉन्ड है, तो यहां बीबी जो है वो हमारा क्या है, इंटरैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ बी, है ना। दो मॉलिक्यूल ऑफ ए के बीच का इंटरैक्शन है, दो मॉलिक्यूल ऑफ बी के बीच का इंटरैक्शन है, और यहां पर ये दोनों मिक्स हो गया, तो यहां ए और बी। अब यहां जो इंटरैक्शन हो किसके बीच में होगा, ए बी आपका क्या है, इंटरैक्शन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का इंटरैक्शन जो है उसको हम ए बी बोल रहे हैं। मान लेते हैं कि हमने ए और बी दो कंपोनेंट को मिलाया और हमने एक सॉल्यूशन बना दिया, जो सॉल्यूशन हमारा क्या है, ए बी। अब मान लिया कि जैसा बॉन्ड ए का है और जैसा बॉन्ड बीबी का है, वैसा ही बॉन्ड अगर ए बी का है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा तो ए और बी का बॉन्ड तो क्या होगा, टूट जाएगा, ए और बी का बॉन्ड टूट जाएगा, ए और बी टूट के ए बी बना लेगा। तो अगर आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ध्यान रखना, इफ सेम number, if same number and same number and same type of bond broken and formed, if same number and same type of bond broken and formed, then ideal solution, आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता है सेम नंबर एंड सेम टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रोकन एंड फॉर्म। मतलब जैसा बॉन्ड टूटे, ए और बीबी का जैसा टूटे और जितना बॉन्ड टूटे उतना ही और वैसा ही बॉन्ड ए बी का हो जाए, तो क्या हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए और बीबी बराबर, ये क्या है, इंटरैक्शन, और बी ए बी क्या है, इंटरैक्शन पहले लिख चुका हूं, है ना। तो यहां अगर ए और बी बी बराबर ए बी हो गया, मतलब ये क्या है, बॉन्ड ब्रेकन वाला हो गया, बॉन्ड ब्रोकन है ये, और ये भी क्या है, बॉन्ड फॉर्म, है ना। जैसा बॉन्ड टूटे अगर वैसा ही बॉन्ड बन गया, तब इस सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। अब जैसा बॉन्ड टूटा वैसा ही बॉन्ड बनेगा, तो ना तो एनर्जी रिलीज होगी ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो यहां पे होता क्या है, डेल्टा एच मिक्सिंग
वो क्या हो जाता है 0। डेल्टा भी मिक्सिंग भी क्या होती है 0। ना तो वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन होगा ना तो एक्सपेंशन होगा। लेकिन सॉल्यूशन बनना कैसा प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस, अपने आप बन जाता है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ करना होता है, ए बी को मिलाइए अपने आप बन जाएगा। तो कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो वहां पे डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ये लेस देन 0, इसको 0 मत कर दीजिएगा। डेल्टा जी है जी, डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन 0 अपने आप ही क्या होता है, हो जाता है। समझ रहा है नहीं समझ रहा? तो ये 3 कंडीशन आप ध्यान रखेंगे आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना। और ऑब्वियसली अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो किसको फॉलो करेगा, राउल्स लॉ। फॉलो राउल्स लॉ, किसको फॉलो करेगा, राउल्स लॉ को। तो ये सब आइडियल कंडीशन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हो गया। ऐसे सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे जहां सेम टाइप ऑफ बॉन्ड टूटे, सेम टाइप ऑफ बॉन्ड बने, डेल्टा जी मिक्सिंग, डेल्टा जी मिक्सिंग और भी मिक्सिंग 0 हो, डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन 0 हो और राउल्स लॉ को फॉलो करें, ठीक है ना। यही आइडियल सॉल्यूशन होता है। अब हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल तो आपने पढ़ लिया, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन इसी में मैं बता देता हूं यहाँ पे। तो हम लोग दूसरा पढ़ने वाले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 टाइप का होता है। पहला होता है हमारा पॉजिटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 तरह का होता है। देखो आइडियल जो आइडियल रहेगा और नॉन आइडियल होगा, मतलब राउल्स लॉ को जो ना माने, जहां पर डेल्टा बी मिक्सिंग डेल्टा एच मिक्सिंग 0 ना हो। अब ये 2 तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव डिविएशन, एक होता है नेगेटिव डिविएशन। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव डिविएशन। 2 टाइप का है पॉजिटिव डिविएशन। अब पॉजिटिव डिविएशन में क्या होता है, वीकर इंटरैक्शन ब्रोकन एंड स्ट्रॉन्गर, मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शन। सॉरी ये उल्टा में लिख दिया है यहाँ पे, वीकर एक्चुअली स्ट्रॉन्गर होगा। स्ट्रॉन्गर मैं बता रहा हूं कैसे होगा। स्ट्रॉन्गर, देखो स्ट्रॉन्गर लिखे ध्यान देना, मैं दिख रहा हूं तो मैं दोबारा लिख दे रहा हूं। स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शन ब्रोकन एंड क्या होगा, वीकर। वीकर लिखे ध्यान देना, वीकर इंटरैक्शन फॉर्म। मतलब मजबूत बॉन्ड टूटे और कमजोर बॉन्ड बने, या हम ऐसे कह सकते हैं ए बी, ए और बीबी है, और मैं करता हूं ए और बीबी, यही ना हमारा बॉन्ड, यही बॉन्ड टूट रहा है। ये स्ट्रॉन्ग हो, ग्रेटर देन तो मजबूत, किससे, ए बी से। ए और बीबी ग्रेटर देन ए बी, मतलब जैसा बॉन्ड टूट रहा है उससे कमजोर बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपको मजबूत बॉन्ड को तोड़ना और कमजोर बॉन्ड को बनाना है, तो मजबूत बॉन्ड तो ऐसे टूटेगा नहीं, आपको उसको हीट करना पड़ेगा, यानी एनर्जी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 0। डेल्टा बी मिक्सिंग भी क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 0। अच्छा, सॉल्यूशन अपने आप बनता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो डेल्टा जी जो होता है मिक्सिंग, वो हमेशा लेस देन 0 होगा, और यार वो क्या होगा, हमेशा लेस देन 0 ही होगा। इसको कुछ मत करना है, ये हमेशा लेस देन 0 ही होगा, है ना। अब यहाँ पे होता क्या है, कमजोर बॉन्ड क्या होता है, टूटता है, नहीं मजबूत बॉन्ड क्या होता है, टूटता है, कमजोर बॉन्ड बनता है। अब मुझे बताओ, अगर मजबूत बॉन्ड है ए और बीबी का, और अगर बाद में अगर एक कमजोर बॉन्ड बन गया तो ये जल्दी उड़ेगा ना भाई। पहले मजबूत बॉन्ड मतलब कम उड़ेगा, कम वेपर बनाएगा। मजबूत बॉन्ड रहेगा तो वेपर फेज में नहीं जाएगा। अगर एक कमजोर बॉन्ड हो गया तो क्या होगा, मोर वेपर फेज में जाएगा। जब वेपर फेज में ज्यादा जाएगा तो राउल्स लॉ को इसको मानना नहीं है, तो यहाँ जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होगा, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर वो क्या होगा, मोर देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। क्योंकि आप तो राउल्स लॉ से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन एक कमजोर बॉन्ड बना तो ज्यादा उड़ जाएगा। तो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर क्या है, कैलकुलेटेड से ज्यादा होगा। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया, मतलब ज्यादा उड़ा, इसका मतलब जल्दी बॉयल कर जाएगा। तो जो ऑब्जर्व हमारा कौन सा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट।
तो हम लोग का लेसर टर्म हो जाएगा कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट, या थियरेटिकल भी इसको कर सकते हैं, कैलकुलेटर जगह आप थियरेटिकल भी और यूज कर सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, घट जाएगा, और वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ये कब होगा? पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है बच्चे। अब इसी का उल्टा मैं लिख देता हूं नेगेटिव डेविएशन। फिर मैं एग्जाम्पल थोड़ा सा बता दूंगा एक दो को, समझ रहे हैं, और उसके बाद तब मैं थोड़ा सा एजीओ का बता दूंगा। अब मैं यहां लिख देता हूं अगला नेगेटिव डेविएशन, थोड़ा बड़ा चेंज करना, ठीक है ना। नेगेटिव डेविएशन मैं लिख दे रहा हूं, नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन दूसरा होगा। तो अब नेगेटिव डेविएशन में सब कुछ उल्टा होगा यार। यहां क्या हो जाएगा? कैसा बॉन्ड टूटेगा? वीक, कमजोर बॉन्ड टूटेगा, वीक, वीक, वीकर। और बनेगा कैसा? मजबूत, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शन। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा बताइए? कमजोर मतलब ए और बी भी क्या रहेगा? कमजोर रहेगा, और जो ए बी बनेगा वो क्या रहेगा? मजबूत रहेगा, मजबूत रहेगा। देखो क्या सब निगेटिव, ए भी निगेटिव, ए भी निगेटिव। अब कॉमन सेंस है, जब अगर मजबूत बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। यहाँ कमजोर बॉन्ड टूट रहा है और मजबूत बॉन्ड बन रहा है, तो एनर्जी रिलीज होगा। जब एनर्जी रिलीज होगा तो डेल्टा एच मिक्सिंग, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग भी लेस देन जीरो, की भी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, मजबूत बॉन्ड का मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, तो वॉल्यूम घट जाएगा। अब यहाँ ऐसे समझो, ये दोनों भी चेंज होगा, मैं इन दोनों को भी चेंज कर देता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा। मैं समझाऊंगा, देखो होगा क्या। अब पता चलेगा कि यहाँ कमजोर बॉन्ड है, यहाँ मजबूत बॉन्ड बन गया। जब एक मजबूत बॉन्ड बन गया तब ये उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? वेपर नहीं जाएगा। अब लेसर मॉलिक्यूल वेपर में जाएंगे, वेपर में जाएंगे नहीं। मुझे बताइए, अगर मजबूत एक दूसरे से चिपक गया तो वेपर में नहीं जाएगा, तो जाएगा नहीं वेपर में। तो तुम सोचोगे कि यार 400 तो हम 400 आएगा नहीं, क्योंकि मजबूत हो गए हैं, तो 300 आएगा, प्रेशर कम आएगा। कम प्रेशर आएगा मतलब गैस कम उड़ रहा है, लिक्विड कम उड़ रहा है, लिक्विड गैस में कम उड़ रहा है, तो तुमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, तब वेपर बनेगा। ठीक है, तो वहां पर होता क्या है? वेपर प्रेशर घट जाता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। फिर समझो, जब तुम इसको गर्म करो, है ना, अभी मजबूत बॉन्ड हो गया तो जल्दी उड़ेगा ही नहीं उड़ेगा तो प्रेशर कम, नहीं उड़ा मतलब कम प्रेशर है। और अगर आपको उड़ाना है तो गर्म कीजिए, टेम्परेचर बढ़ाइए, तो बॉइलिंग पॉइंट देखो बढ़ गया और वेपर प्रेशर घट गया। इसलिए इसको निगेटिव डेविएशन बोलते हैं, क्योंकि हम प्रेशर क्या है? कम आता है तो निगेटिव डेविएशन, वहां प्रेशर ज्यादा आ रहा है तो उसमें क्या बोलता है? पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है ना। अब मैं इसको ग्राफ से पहले समझा दूं, है ना, समझ गए होंगे यहाँ से तो आप लोग कैसे कैसे होता है। और मैं ग्राफ से आपको इसको समझा दूं, नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, मैं ग्राफ से आपको समझा दूं। यहाँ पे एक टर्म है एजियोट्रॉप, उसको भी बताना है, फिर एग्जाम्पल्स बताने हैं इसके। ठीक है, पहले मैं ग्राफ से इसको समझा देता हूं। तो चलिए मैं ग्राफ बना रहा हूं, दो कंपोनेंट के इक्वेशन लिख के तब मैं ग्राफ बना रहा हूं। तो हम लोग यहां लिखते हैं, आपको पता है कि जब दो कंपोनेंट रहेगा तो राउल्ट्स लॉ क्या होता है? पीएस बराबर पी नॉट एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी नॉट एक्स प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि तुमको पता है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है? 1 होता है। ऑलरेडी बताया बहुत पहले कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो वहां से लिखोगे तो फाइनली क्या आ जाएगा? पी एस बराबर बताओ तो पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी हो जाएगा ये एक्स ए, और साथ में इधर क्या हो जाएगा बताओ? पी नॉट बी हो जाएगा, पी नॉट बी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? देखो ये बहुत कॉमन सेंस है। तो एक तरह से अगर तुम ग्राफ खींचोगे, अगर तुम यही ग्राफ खींचते हो, मैं ऐसे लिख देता हूं ग्राफ। अगर तुम पीएस और एक्स ए का ग्राफ खींचते हो, पीएस और एक्स ए का ग्राफ खींचते हो, तो शुरू में तुम्हारे पास क्या रहेगा? एक्स ए बराबर 0, यहाँ पे एक्स ए बराबर 0 रहेगा, और यहाँ पे एक्स ए बराबर क्या होगा? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू मोल फ्रैक्शन की वहीं तक हो सकती है। इसमें ग्राफ को मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, इसी के बीच में ग्राफ होगा यार। शुरू में एक्स ए बराबर 0 और यहाँ पे एक्स ए बराबर 1, यही इसी के बीच में एक्स ए रहेगा। अब यहाँ तुमको क्लियरली दिख रहा हो कि पी एस वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का इक्वेशन दिख रहा है नहीं? दिख रहा है, वाई हो गया, एम हो गया, सी, इस तरह का है कुछ। एक क्लियरली जो है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। अब मुझे बताओ,
जब शुरू में 1 से 0 हो जाएगा तो पीएस किसके बराबर, पी नॉट बी के बराबर था। मैंने इसको मान लिया पी नॉट बी, शुरू में मैंने पी नॉट बी मान लिया इसको। अच्छा, अब मान लीजिए जब 1 से 1 हो जाएगा तो पी नॉट बी कट जाएगा और क्या हो जाएगा, पी नॉट के हो जाएगा। बोलिए, जब 1 से 1 होगा तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 कर लीजिए तो देखिए पी नॉट भी कट जाएगा तो पी नॉट ए बचेगा। समझ लो, तीसरी टाइप से हो रहा है हमारा पी नॉट ए। यहाँ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पी नॉट ए जो है हमारा ग्रेटर देन पी नॉट बी है, इसलिए मैंने पी नॉट ए को ऊपर कर दिया। अब देखिए स्ट्रेट लाइन होगा पीएस का ग्राफ 1 से 1 साथ, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मैंने खींच दिया है ऐसे। पी नॉट ए मैं यहाँ मान लेता हूँ तो मैंने स्ट्रेट लाइन ग्राफ खींच दिया ऐसे। ये हम लोग का स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया। पीएस का स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्यों आपको दिख रहा है, तो फिर आइडियल का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, आइडियल। अब क्या होगा, अब अगर आप निगेटिव डिविएशन की बात करेंगे तो प्रेशर कम होगा, तो ये कौन सा हो गया, निगेटिव डिविएशन। और ये क्या हो गया, पॉजिटिव डिविएशन। अगर ऊपर चलेगा तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव डिविएशन। अब निगेटिव डिविएशन में हम ये देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे जिस हमारा मान लो कंपोजिशन एक डैश ए है, इस पॉइंट पे हमारा वेपर प्रेशर क्या है, मिनिमम। तो एट एक्स डैश ए कंपोजिशन वेपर प्रेशर क्या है, मिनिमम। वेपर प्रेशर इज मिनिमम, hence boiling point is maximum। वेपर प्रेशर हमारा क्या है, मिनिमम, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम। और वहां पे इतना ज्यादा होता है कि कई एक बार ए और बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे भी ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है वो एक साथ ही उड़ जाता है, पूरा का जो सॉल्यूशन है साथ साथ उड़ेगा, वहां पे अलग अलग कंपोजिशन में नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे होता क्या, एजियोट्रोप बन जाता है। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है, तो हेंस मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप फॉर्म, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप फॉर्म। अब एजियोट्रोप्स क्या होता है, एजियोट्रोप्स वो होता है जब जो सॉल्यूशन हो पूरा एक साथ वेपर में चेंज हो जाए, मतलब जो एक्स ए है, जो लिक्विड कंपोजिशन है वही कौन सा कंपोजिशन है, वेपर कंपोजिशन। तो एजियोट्रोप्स में क्या होता है, लिक्विड कंपोजिशन जो भी हमारा एक्स डैश से है, एक्स डैश भी है, एक्स डैश से लेके चले थे ना, तो यहाँ पे वाई डैश से वाई डैश भी हो जाए। यही कंडीशन होता है, लिक्विड कंपोजिशन बराबर वेपर कंपोजिशन, यही एजियोट्रोप में होता है। लिक्विड कंपोजिशन बराबर वेपर कंपोजिशन, मतलब पूरा का पूरा लिक्विड एक साथ हो जाए, जो उसका लिक्विड में हलचल है वही मोल फ्रैक्शन कहाँ हो जाए, वेपर में हो जाए। ध्यान रखना, याद रखना आपको, लिक्विड कंपोजिशन बराबर वेपर कंपोजिशन। जब पूरा का पूरा लिक्विड ही बॉयल कर जाएगा, सॉल्यूशन ही पूरा का पूरा एक साथ बॉयल करेगा, तो यहाँ पे नो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम सॉल्यूशन टेक्स प्लेस या पॉसिबल थ्रू डिस्टिलेशन। तो जब एजियोट्रोप बन जाता है तो जो लिक्विड का कंपोजिशन वही वेपर का कंपोजिशन बन जाता है, पूरा का पूरा उड़ जाएगा। जब पूरा का पूरा उड़ जाएगा तो यहाँ पे सेपरेशन नहीं हो सकता, मतलब ए और बी को उड़ा के होता है, जैसे ए और बी का मिक्सचर उड़ा दिए, ए उड़ जाए बी ना उड़े और हम सेपरेट कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जब क्या बन जाता है, एजियोट्रोप बन जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। उसी तरह से मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब मैं इसको मिटा के थोड़ा आगे चल रहा हूँ। एक और चीज मैं आपको यहीं पे बता दूं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा बस। अगर हम यहां पे बात करें एक्स डबल डैश ए की बात करें, तो एस डबल डैश हमारा वेपर प्रेशर क्या है, तो मैक्सिमम। तो यहां हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो यहां पे हमारा बनता है इट इज केस ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स।
ये किसका केस बनता है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का केस बनता है। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो लिक्विड कंपोजिशन वही वेपर कंपोजिशन हो जाएगा और सॉल्यूशन का सेपरेशन या कंपोनेंट का सेपरेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो निगेटिव डिविएशन पॉजिटिव डिविएशन का ग्राफ क्या होता है, कैसा होता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। एजियोट्रॉप्स क्या होता है वो भी मैंने बता दिया है। और मैंने ये भी बता दिया कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कब अकर करेगा और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कब अकर करेगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स एक आध देख लेते हैं, एग्जांपल्स ऑफ आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि ये भी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम। तो अगर हम एग्जांपल्स ऑफ आइडियल की बात करें, एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो ये रेयर होता है, रेयर तो बहुत कम होते हैं, है ना। बट फिर भी हम कर सकते हैं बेंजीन प्लस टॉलुइन, समझ रहे हैं, ब्रोमो C2H5Br ब्रोमो इथेन प्लस ब्रोमो प्रोपेन। ये अभी क्या होगा, ये लगभग हमारा क्या होता है आइडियल, या इथेनॉल मिथेनॉल CH3OH प्लस C2H5OH, जो सेम नेचर के सॉल्यूशन होंगे, दैट आर नियरली आइडियल। ये सब ये रेयर्स होते हैं, तो बहुत कम होते हैं। बेंजीन टॉलुइन ये सब जो है ना, इथेन ब्रोमो इथेन ब्रोमो प्रोपेन और इस तरह से इथाइल अल्कोहल मिथाइल हो गए, लगभग आइडियल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आइडियल का हो गया। अब हम लोग चलते हैं नॉन आइडियल, एग्जाम्पल ऑफ नॉन आइडियल, उसमें हम लोग पहले पढ़ते हैं केस फर्स्ट, निगेटिव डिफ्यूजन। इसमें आपका होता है H2O प्लस HNO3 और aqueous solution of acid, aqueous solution of acid, समझ रहा। अब ऐसा इसलिए होता है कि जो वाटर होता है, वाटर में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ एसिड में भी कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन जब पानी में HNO3 मिल जाता है, कोई भी एसिड, तो क्या बन जाता है, H प्लस H प्लस, मतलब आयंस बन जाते हैं, NO3 माइनस H। अब जो आयंस और वाटर के बीच का बॉन्ड होता है, जो H प्लस और जो वाटर से कौन जुड़ा है, वाटर जुड़ा है H2O। ये मैं यहां दिखा रहा हूं, डेल्टा माइनस होता है, आपको ऑक्सीजन में पता है। तो जो आयन और वाटर का बीच का बॉन्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एन आयन डाइपोल इंटरैक्शन, आयन डाइपोल इंटरैक्शन। आयन डाइपोल इंटरैक्शन होता है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ क्लियरली जो है, जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या है, ये हमारा कौन सा, ये बॉन्ड टूटना है और ये बॉन्ड क्या है, बाद में बनना है। तो ये बहुत मजबूत होता है। और मैं पहले बता चुका हूं कि जब भी मजबूत बॉन्ड बनेगा तो फिर क्या होता है, आपको पता है, जब भी मजबूत बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, नेगेटिव डिविएशन। नेगेटिव डिविएशन का एग्जांपल होता है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए नेगेटिव डिविएशन, ठीक है। अच्छा, एक और इसमें एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, एनसीईआरटी में जो दिए हैं वो ले लेता हूँ। एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ, आप याद करके जाएंगे, सब एग्जाम्पल याद करके जाएंगे ना। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, CaCl3 एसीटोन। ये दोनों पोलर है, पोलर कंपाउंड, ये दोनों पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल में कौन सा इंटरेक्शन होता है, DD इंटरेक्शन। DD इंटरेक्शन का मतलब आप समझते होंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बट इन दोनों को जब मिला दिया जाता है, जब आप मिला देंगे तो हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये सब पे क्या आएगा, जबरदस्त नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन पे खूब पॉजिटिव चार्ज आता है। और ये जो है, जो एसीटोन का ऑक्सीजन है,
यहाँ पे डेल्टा निगेटिव है और इन दोनों के बीच जानते हैं कौन सा बॉन्ड बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। यहाँ का जो ये प्लस है और यहाँ जो माइनस है, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस होगा और यहाँ क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस होगा, तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पे डाइपोल डायगोनल इंटरेक्शन से हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, मजबूत होता है, समझ रहा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से जो बॉन्ड बना है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो यहाँ भी कैसा हो जाता है, निगेटिव डिविएशन हो जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए आपको, ठीक है। अब इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब मैं एक आप पॉजिटिव डिविएशन का एग्जांपल में ले रहा हूं, केस 2 एंड दैट इज आवर पॉजिटिव डिविएशन। इसमें एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, बेंजीन प्लस अल्कोहल। अल्कोहल मैंने ले लिया, बेंजीन प्लस एक अल्कोहल में ले ले रहा हूं। तो देखिए बेंजीन जो है इसमें कौन सा बहुत कमजोर बॉन्ड होता है, इसमें बहुत ही कमजोर बॉन्ड होता है। ये इसमें होता है वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल फोर्स, क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। कैसा होता है, नॉन पोलर। बेंजीन जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल तो बहुत ही कमजोर है। अब अल्कोहल का फार्मूला आप जानते हैं, ROH होता है। अब अगर ROH है, यहाँ डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड होगा आपस में, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो बेंजीन जो है बहुत ही कमजोर मॉलिक्यूल है, तो उसमें होता है नॉन पोलर है, वंडरवाल फोर्स होता है। और अल्कोहल में OH है, OH बॉन्ड है मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड है। और जब इन दोनों को मिला देते हैं तो जो हमारा बेंजीन बनता है और इसके बगल में जो अल्कोहल आता है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, इस वजह से बेंजीन यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस आ जाता है, इंड्यूस्ड हो जाता है। यहाँ पे भाई बगल में माइनस चार्ज आने की वजह से यहाँ थोड़ा सा प्लस चार्ज आ जाता है, और प्लस चार्ज आने की वजह से यहाँ पे क्या आता है, माइनस चार्ज आ जाता है। और यहाँ जो बॉन्ड बनता है वो बनता है डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंटरैक्शन होता है। बट यहां आप देखिए तो आप बॉन्ड तोड़ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहे हैं ना भाई। ये जो है पहले अल्कोहल के बीच में आपस में कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तब नहीं भूलेगा, तब नहीं बनेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही मजबूत होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड से मजबूत सिर्फ और सिर्फ कौन होता है, आयरन डाइपोल। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग। और ये क्या होता है, वीक। तो आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ के वीक बॉन्ड को बना रहे हैं, इसलिए कैसा डिविएशन होता है, पॉजिटिव डिविएशन होता है, ठीक है। जिसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका और एक एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट इज CH2 एंड Ac2। ये भी एनसीईआरटी में दिया, इसको भी आप याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पे कमजोर बॉन्ड बनता है। तो ये हमने पढ़ लिया टाइप ऑफ सॉल्यूशन किस तरह से होता है, कैसे कैसे उसको हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर I के बारे में आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वांट ऑफ फैक्टर I के बारे में, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग पहले देखते हैं कि ये होता क्या है। तो जो I होता है, Y हमारा होता क्या है, ये होता है नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास ये होता है। यार ये आई हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और बटे में कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये जब ये तो आप नहीं समझ पा रहा, पहले मैं इसको लिख लूँ ये वाला नहीं, फिर मैं समझाऊंगा। या हमारा क्या होता है ना, मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स यहां कर दो, मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स लिख देता हूं, पार्टिकल्स ज्यादा बढ़िया रहेगा। पार्टिकल्स आफ्टर
और तो वही पे तुम होगा आपको पार्टिकल्स, और नीचे हमारा क्या होता है, ये भी हमारा होता है मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये है क्या, व्हाट इसका मीनिंग क्या है, तो इसको मैं एक सेकंड में समझा दे रहा हूं, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए मैंने बताया था कि ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नेचर पे नहीं डिपेंड करता। पता चला आपने वाटर लिया और उसमें आपने NaCl ऐड कर दिया 1 मोल, NaCl आपने 1 मोल ऐड किया, तो आप सोच रहे होंगे कि हमने 1 मोल सॉल्यूट ऐड किया, बट जब पानी में NaC आएगा ना NaCl तो Na प्लस बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, Cl माइनस एक्वस, Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, ये दो टूट जाएगा, ये भी 1 मोल हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 1 मोल। तो ध्यान दीजिए आपने कितना मोल ऐड किया ऊपर से, 1 मोल NaCl ऐड किया, आप सोच रहे होंगे कि 1 मोल सॉलिड हमने ऐड किया है, बट पानी में आपको एक्चुअली 2 मोल पार्टिकल मिल गए, कितने मिल गए, 2 मोल ऑफ सॉलिड पार्टिकल मिल गए, सॉलिड पार्टिकल मिल गया। तो अब 1 मोल का काम नहीं करेगा, ये 2 मोल सॉलिड का काम करेगा, 2 मोल ऑफ सॉलिड पार्टिकल मिल गया तो ये 2 मोल का काम करेगा, एंड ये वर्क एज 2 मोल ऑफ सॉल्यूट। भाई नेचर पे तो डिपेंड करता नहीं, चाहे NaCl ऐड करो, चाहे KCl, चाहे ग्लूकोज, मैं पहले कह चुका हूं जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको सिर्फ नंबर से मतलब है। अब यहाँ 2 चाहे NaCl हो चाहे Na प्लस Cl माइनस, उससे कोई मतलब नहीं। आपने 1 मोल ऐड किया NaCl, कितना मोल ऐड किया आपने, 1 मोल, यहाँ Na प्लस और Cl माइनस 2 हो गए, एक Na प्लस बन गया, Cl माइनस हो गया, तो 2 मोल हुआ ना। तो जैसे ही 1 मोल 2 मोल में चेंज हो गया, 1 मोल जैसे किसमें चेंज हुआ, 2 मोल में चेंज हुआ, समझ रहे हैं, तुरंत सारा जो आप कैलकुलेशन करते हैं सारा कैलकुलेशन क्या है, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपने 1 मोल डाला है बट आपको यहाँ क्या मोल मिल जाएगा, 2 मोल मिल जाएगा, या 2 मोल का ये काम करेगा, इसीलिए आई की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ हो क्या रहा है, NaCl 1 था, वो Na प्लस और Cl माइनस में क्या हो गया, टूट गया, क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया, ठीक है, तो इसीलिए आई की जरूरत पड़ती है। तो अब जब हम लोग जब भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है, जब भी एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है, तो फॉर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन जो हम लोग यूज करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, Cp बराबर I इंटू कैलकुलेटेड Cp। जैसे आपने पढ़ा है कि रिलेटिव लोडिंग P0 माइनस PS बटे P0 बराबर क्या पढ़े हैं, XB, तो नाउ ये हो जाएगा IXB। अब ये क्या हो जाएगा, IXB हमारा क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा रिलेटिव लोडिंग, ये क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और हमने पढ़ा है डेल्टा TF बराबर हम क्या पढ़े हैं, डेल्टा TB बराबर क्या, या पाई बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, पाई बराबर क्या पढ़े हैं, CRT। नाउ ये अभी क्या हो जाएगा, पाई बराबर I से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ICRT, देख लो ये हमेशा I से गुना होता चलेगा, I इंटू लिखे हैं, I देखो अच्छे से लिख देता हूं, I इंटू कैलकुलेटेड था, तो जो आप पाई बराबर CRT कैलकुलेट करते हैं, अब आप क्या यूज करेंगे, I बराबर पाई CRT, IXB रिलेटिव लोडिंग के लिए। उसी तरह से आप डेल्टा TB बराबर क्या यूज करेंगे, I KB इंटू M, और डेल्टा TA बराबर क्या यूज करेंगे, I KF इंटू M। तो ये सारे फार्मूले आपके हो जाएंगे चेंज होकर के, जब भी आपके पास क्या हो रहा है, एसोसिएट या क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। जब भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा तो ये फार्मूला आप लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, समझ गए कि नहीं समझ गए, है ना। और आज हमारा होता क्या है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है ना बच्चे। तो हम लोग आई थोड़ा निकाल लेते हैं, आई हम लोग निकाल लेते हैं, आई हम लोग निकाल लेते हैं फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आई फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फॉर डिसोसिएशन, हम यहां पे आई निकाल लेते हैं फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
हम लोग निकाल रहे हैं आई फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम आई की बात करेंगे तो पूरी तरह से टूट जाएगा, जैसे NaCl है कि पूरी तरह से टूट जाएगा किसमें, Na प्लस और Cl माइनस में। तो एक पार्टिकल था, शुरू में आपके पास एक मोल है, बाद में कितना हो गया, 2 मोल। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 2, क्योंकि पहले बॉन्ड हम मान के चल रहे हैं वही ना, आई बराबर क्या पढ़े थे, आफ्टर में 2 इनिशियली 1, तो आई बराबर 2। तो तरह Na2SO4 है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा बताइए, ये बन जाएगा 2Na प्लस SO4 माइनस 2। तो बाद में कितना हो गया, 3, और शुरू में हमेशा 1 मान के चल रहा है, इस तरह से हो जाएगा। उसी तरह ये मान लीजिए आपके पास आ गया Na2SO4 का होल थ्राइस, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2L प्लस 3SO4 माइनस 2, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 5। अब किसी ने आपको ग्लूकोज दे दिया C6H12O6, तो ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज टूटता नहीं है, नॉट डिसोसिएटेड। यहाँ पे आई बराबर क्या रहेगा, वो पहले भी और बाद में, जो टूटेगा ही नहीं तो पार्टिकल बढ़ेगा ही नहीं। तो ग्लूकोज जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए आई हमेशा हमको क्या लेना है, 1 लेना है, और बाकी सब के लिए मैंने बता दिया स्ट्रॉन्ग वाले के लिए, ठीक है। अब अगर वीक हो जाता है, मान लीजिए वीक, अगर कोई वीक है तब वीक के लिए मैं लिख देता हूं वीक। जैसे मान लीजिए CH3COOH, अब ये पूरी तरह से तो टूटेगा नहीं, आपको पता है ऐसे टूटेगा। तो मान लीजिए शुरू में 1 है, तो बाद में कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। तो शुरू में आपने कितना लिया था 1, बाद में कितना बचा, 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। तो टोटल पार्ट की कितने होगा, आई हमारा क्या होता है, टोटल पार्ट के आफ्टर डिसोसिएशन। तो टोटल पार्ट के आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो जाएंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा दैट इज 1 प्लस अल्फा। ये हम लोग का आई हो जाएगा ना। तो टोटल पार्ट को जोड़ दिया, तीनों को जोड़ दिया हमारा आगे, ठीक है। तो इस तरह का जनरल किसी के लिए हम बात करेंगे, मान लीजिए An है और ये टूट के Na बन गया, तो शुरू में 1 है तो ये 0 रहेगा, बाद में क्या होगा, अल्फा ये खत्म होगा तो बनेगा कितना, n अल्फा। जैसे 2 रहेगा तो 2 अल्फा, 3 रहेगा 3 अल्फा। अब टोटल पार्ट की आई होता क्या है, टोटल पार्ट आफ्टर डिसोसिएशन, शुरू में तो 1 और डिसोसिएशन के बाद इधर कितना बचा, 1 माइनस अल्फा, और ये कितना हो गया n अल्फा। तो ये हमारा हो जाता आई, इसके लिए डिसोसिएशन के लिए जनरल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई का जनरल फार्मूला इस तरह से होता है। इसको आप और सिंप्लीफाई करके सोल्व कर सकते हैं, बट ये हमारा होता है, ठीक है। अब इसी तरह से आई आपको हम एसोसिएशन के लिए पढ़ा देना है, एसोसिएशन के लिए आई फॉर एसोसिएशन आई फॉर एसोसिएशन आई आपको मैं एसोसिएशन के लिए बताता हूं, एसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है बच्चे। तो एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर क्या बन जाना, एक पार्टिकल बन जाना, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर एक पार्टिकल बन जाना। तब यहाँ 1 तो ये 0, ये 1 माइनस अल्फा तो अल्फा बाई एन, देखो n से 1 बन रहा तो अल्फा से अल्फा बाई एन। तो अब आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, अल्फा बाई एन, ये आई की वैल्यू होगी इसके लिए, एसोसिएशन के लिए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है जो आपको याद रखना है, वो होता है कि जब भी आप बेंजोइक एसिड तो किसमें लेंगे, बेंजीन में। बेंजीन अगर आपका सॉल्वेंट है तब, अगर आपका सॉल्वेंट कौन है, बेंजीन है तब बेंजीन। अगर बेंजोइक एसिड को हम बेंजीन में लेते हैं, बेंजीन में ये डाइमेराइज कर जाता है, तो इस तरह से बन जाता है। और इसको हम लोग बोलते हैं डाइमेराइजेशन, डाइमेराइजेशन का मतलब सीधे सीधे क्या बन जाना, जरा मुझे बताओ, 2 से 1 बन जाना, 2 से 1 बन जाना, उसी को हम लोग डाइमेराइजेशन। तो शुरू में 1 है तो ये कितना रहेगा 0, बाद में हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 1/2, ये 2 से 1 बन रहा। तो y की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, 1/2। तो आप याद रखेंगे कि जब भी हमारे पास बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डाला जाएगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1/2। ध्यान रखना डाइमेराइजेशन के लिए। अब मैं सिंपल सवाल ही करा देता हूं इस पे, 1 2 3 सवाल हम लोग इस पे कर लेते हैं, क्योंकि सवाल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर हम लोग आगे चलेंगे।
हम 2-3 सवाल मैं आपको करा देता हूं, है ना। तो क्वेश्चन में लिख रहा हूं, व्हाट इज ऑब्जर्व मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन। इन बेंजीन में लिख देता हूं C6H6, बेंजीन सोलवेंट, C6H6 सोलवेंट, इन बेंजीन सोलवेंट। अब इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। आपसे मैं ऑब्जर्व मोलर मास बेंजीन का पूछ रहा हूं, किसमें पूछ रहा हूं, है ना, C6H6 में। तो कैसे हम लोग इसको निकालेंगे, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे I बराबर हमारा 1/2 होता है, किसके लिए, इसके लिए इन बेंजीन, क्योंकि यहाँ इसका क्या होता है, एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन होता है। अभी पढ़े हो नहीं पढ़े, अच्छा। 1/2 बराबर हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, अभी आपको हम बताए थे, है ना। ये हमारे ऊपर में क्या होता है, कैलकुलेटेड मोलर मास, और बटे नीचे हमारा क्या होता है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो यहां से हमारा जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास आ जाएगा, मोलर मास जो हम लोगों का आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 2 इंटू कैलकुलेटेड मोलर मास निकाल लिया, कार्बन का 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन कितने इसमें है 6 प्लस एक कार्बन यहाँ भी है 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है। कर लो बिना मोलर मास निकाल दे, 2 से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ लो कि नहीं समझ रहे हो, इस तरह से करोगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो ऐसा सवाल आया भी है और आएगा, तो इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको अप्रोच करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, विच हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। पहला ऑप्शन आपका है 1 मोलर यूरिया, दूसरा है 1 मोलर ग्लूकोज, अगला है 1 मोलर NaCl, फिर अगला है 0.5 मोलर Al2SO4 का होल थ्राइस। ये इतने सारे सॉल्यूशन हैं, इन सबका मोलालिटी मैंने दिया है। आपसे हम पूछ रहे हैं सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो चलिए मैं पहले बता चुका हूं कि अब देखिए यहाँ जब इलेक्ट्रोलाइट वगैरह तो पहले आप डेल्टा टी भी निकालेंगे, तो डेल्टा टी भी बराबर आप फार्मूला क्या यूज करेंगे, I Kb इनटू, मैं बता चुका हूं। तो पहले के लिए आप यूज करेंगे तो I क्या यूज करेंगे 1, क्योंकि यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। Kb को Kba छोड़ दीजिए और मोलालिटी भी क्या दिया हुआ, तो पहले का Kb आ गया। दूसरे का ऑक्सीजन आप निकालेंगे तो I क्या यूज करेंगे 1, ग्लूकोज भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो I1, Kb को Kb छोड़ दीजिए और मोलालिटी को 1 दिया ही हुआ है। अब इसके लिए I की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, मैं बता चुका हूं, क्योंकि NaCl किस में टूट जाता है, Na प्लस और Cl माइनस में क्या होता है, टूट जाता है, 2 आयंस में टूट जाएगा, I बराबर 2 आ जाएगा। तो हम लोग क्या यूज करेंगे 2 इंटू Kb इंटू IKBM, IKBM I है IKBM। अब इसके लिए हम लोग यूज कर दो, अब यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा 5, समझ रहे हो ना, ये टूटेगा तो क्या बनेगा 2L प्लस 3 और 3SO4 माइनस 2, ये बनेगा 5 आयन बनेंगे, तो हो जाएगा 5 इंटू Kb इंटू 0.5, ये 0.5 है, तब भी ये कितना आ जाएगा 2.5 Kb आएगा कि नहीं आएगा, तो 2.5 Kb आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, है ना, 2.5 Kb आ गया। तो सबसे ज्यादा देखो, इसके लिए 2.5 Kb, इसके लिए 2 Kb, इसके लिए 1 Kb, इसके लिए 1 Kb, तो हाईएस्ट किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए तुम लोग, है ना। तो इस तरह से सवाल आएगा तो इसी हिसाब से तुम लोग अप्रोच करोगे। वो एक सवाल और मैं बता दे रहा हूँ, हाईएस्ट यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ले रहा हूँ यार, या हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर में ले रहा हूँ, हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर में ले रहा हूँ, हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, इस पे भी एक सवाल मैं करा दे रहा हूँ।
और मैं ऑप्शन सोच रहा हूं कि यही रखूं, यही ऑप्शन है, थोड़ा सा और मैं चेंज कर देता हूं, एक और इसको मैं चेंज कर दे रहा हूं, इस ऑप्शन को थोड़ा सा मैं चेंज कर दे रहा हूं, इसको मैं कर दे रहा हूं 1 मोलर Na2SO4 और सब मोलर कर दिया होगा, मोलर की जगह ऑस्मोटिक प्रेशर है तो बड़ा है, मोलारिटी 1 मोलर, 1 मोलर, दिस इज 1 मोलर एंड दिस इज ऑल्सो 1 मोलर, 0.5 मोलर, ऐसे ऐसे मैंने कर दिया। अब जब इलेक्ट्रोलाइट है तो ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या फार्मूला पहले आप यूज करोगे, पाई बराबर आई इंटू सी इंटू आर टी, आई सी आर टी। तो पहले के लिए पाई क्या होगा, आई बराबर क्या हो जाएगा 1, कंसंट्रेशन की कितना है 1 इंटू आर टी। अब दूसरे के लिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, समझ रहे हो ना, ये टूटेगा 3 आयन में, तो पाई बराबर क्या यूज करोगे 3 इंटू 1 इंटू आर टी, कंसंट्रेशन देखो यहाँ भी 1, यहाँ क्या यूज करोगे पाई बराबर आई बराबर 2 आएगा यहाँ पे, तो 2 इंटू 1 इंटू आर टी, यहाँ पे आई बराबर क्या यूज करोगे 5, तो पाई बराबर क्या यूज करोगे 5 इंटू 0.5 इंटू आर टी। तो सबसे ज्यादा किसके लिए आएगा Na2SO4 के लिए आएगा। तो ऐसे तो अगर आई पे सवाल आएगा इसी हिसाब से हम धीरे धीरे क्या करेंगे उसको अप्रोच करेंगे, है ना। एक आखिरी सवाल और मैं करा देता हूं आप लोगों को, है ना, वो आप लोग समझ गए होंगे कैसे कैसे हमको इसको अप्रोच करना है, समझ गए होंगे, ज्यादा मुश्किल है नहीं। एक सवाल और मैं करा देता हूं, क्वेश्चन है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ aqueous solution of acetic acid is minus 2.7 minus 2.7 है ना 9 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड CH3COOH जो है इज 1 मोलर, 1 मोलर। मैंने आपको दिया है इसकी मोलालिटी क्या है 1, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चे, तो ध्यान देना पहले फ्रीजिंग पॉइंट है कितना, फ्रीजिंग पॉइंट होता है कि डेल्टा TF क्या होता है 2 माइनस पॉइंट 2 माइनस 1 होता है ना, ये फ्रीजिंग पॉइंट ही हमारा होता है डेल्टा TF। तो डेल्टा TF क्या होता है 0 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ही हमारा होता है डेल्टा TF, है ना। तो यहाँ से डेल्टा TF कितना आ जाएगा जरा मुझे बताइए, प्लस 2.7 आएगा। कॉमन सेंस से भी लगा सकते हो, एक्वस सॉल्यूशन है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0, सॉल्यूशन का कितना है माइनस 2.79, मतलब कितना से घट गया 2.79 से घट गया, तो इतना हमारा क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डेल्टा TF जो है, अब एसिटिक एसिड जब टूटेगा तो आपको मैं आई बता चुका हूं, इसका CH3COO माइनस और H प्लस बनता है, और यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं 1 माइनस अल्फा, और आई बराबर हम क्या लिखते हैं 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, दैट इज 1 प्लस अल्फा। देख लीजिए क्या लिखा हूं 1 माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा सबको जोड़ दो, पाई हमारा इतना आता है। अब डेल्टा TF बराबर आप फार्मूला क्या यूज करेंगे आई KF इंटू एम, तो 2.79 आई 1 प्लस अल्फा हो गया, KF आपको पानी का पता 1.86 मोलारिटी मैंने 1 दिया, क्या सब कटा लो तो ये लगभग 1.5 आएगा कि नहीं आएगा, लगभग। तो अल्फा लगभग कितना आएगा बताइए 50%, 0.5 आएगा और 0.5, और इसी को आप क्या कर सकते हैं 50%। तो इस तरह से छोटे मोटे सवाल आते हैं, है ना, और उसे हिसाब से हम लोग क्या करते हैं अप्रोच करते हैं। डिस्कस करने जा रहे हैं हेनरी लॉ। हेनरी लॉ हमारा किसके साथ डील करता है, हमारा डील करता है सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड।
हेनरी लॉ जो डील करता है सोलेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और ये कहता है कि जितना ज्यादा प्रेशर हम बढ़ाएंगे सोलेबिलिटी हमारा क्या होगा, more pressure, more is solubility of gas, more is pressure applied, more is solubility of gas। मतलब ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई लिक्विड है और इसके ऊपर क्या है, ये गैस, और अगर ये हमारा गैस है, अगर इस पे हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो ज्यादा से ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल कहाँ चले आएंगे, लिक्विड में घुल जाएंगे। लिक्विड में लिखा था, ध्यान दीजिएगा, दिस इज अ लिक्विड। अगर हमारे पास कोई लिक्विड है, ऊपर में गैस है, और अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो ज्यादा से ज्यादा गैस मॉलिक्यूल जो है लिक्विड में घुल जाएंगे, या जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा सोलेबिलिटी होगा। ठीक है, तो इसी को अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हम P बराबर लिखते हैं KH, और यहाँ पे हम लिखते हैं X हमारा क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस dissolved in liquid। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है डिजोल्व इन लिक्विड का होता है, इसको सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। और केएच हमारा होता है हेनरी कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, अब केएच की वैल्यू जो हो वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पे, नेचर ऑफ गैस। केएच की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस। पोलर नेचर ऑफ गैस रहेगा तो केएच की वैल्यू ज्यादा होती है, हो जाएगा, और नॉन पोलर रहेगा तो केएच की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, हो जाएगा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हेनरी कांस्टेंट का हाल चाल होता है ना। ये नेचर ऑफ गैस के हिसाब से हमारा क्या होता है, डिपेंड करता है। और जिस तरह से हमारा अगर पोलर गैस रहेगा तो कम रहेगा, है ना, पोलर गैस ज्यादा रहेगा तो उसके लिए केएच की वैल्यू कम होती है, और जो नॉन पोलर गैस होता है उसके लिए केएच की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। तो याद रखना है, फॉर पोलर गैस केएच इज लेस, फॉर नॉन पोलर गैस केएच इज मोर। ये या मोर सोलेबल गैस के लिए केएच कम होता है और लेस सोलेबल गैस के लिए केएच ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान रखना केएच। अब इस पे एक छोटा सा सवाल बता देता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा सवाल मैं हेनरी लॉ पे करा देता हूँ आप लोगों को। दैट्स ऑल। तो मैंने क्वेश्चन दिया, इफ एयर contains 80% of N2 and percent of N2, what is its solubility in 1 liter of H2O at 5 atm प्रेशर, एट 5 atm प्रेशर। मैंने कहा है कि एयर हमारा 80% क्या है, नाइट्रोजन गैस है। अब मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज इट्स सोलेबिलिटी, और जो मैंने KHN2 है, KHN2 वो मैं दे रहा हूं 10 की पावर -480, 10 की पावर -480। मैंने KH की वैल्यू दिया, देखिए ध्यान दीजिएगा, KH दिस इज KH ऑफ N2 मैंने दे दिया। ये आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो हम चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें बताना है कि N2 की सोलेबिलिटी क्या होती है, व्हाट इज सोलेबिलिटी, है ना। तो चलिए, अब हम लोग अभी पढ़ा है कि PN2 बराबर हम क्या कर सकते हैं, KHN2 XN2, यही हमारी सोलेबिलिटी होती है। सोलेबिलिटी को हम बोल फ्रैक्शन से ही डिनोट करते हैं। तो प्रेशर ऑफ N2 हमारा कितना हो जाएगा बताइए, टोटल प्रेशर कितना है 5, और फिर नाइट्रोजन कितना है 80% है, हमारा प्रेशर ऑफ N2 होगा। KH हमें पता है 10 की पावर -4 XN2, तो XN2 कितना आ जाएगा बताइए, 4 × 10 की पावर -4। कई बार एग्जाम में सोलेबिलिटी के बाद आगे पूछ देता है मोल, यहाँ पूछ देता है मोल ऑफ N2 डिजोल्व इन 1 लीटर। अगर मोल पूछ दे, इसी में मोल ऑफ N2 अगर पूछ दे, मोल ऑफ N2 अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, तो XN2 बराबर क्या हो जाएगा, मोल ऑफ N2 प्लस मोल ऑफ H2, है ना, मोल फ्रैक्शन होगा वाटर में। तो 4 × 10 की पावर -4 बराबर मोल ऑफ N2 हमें पता ही नहीं, इसको हम मान लेते हैं NN2, मोल ऑफ N2, और यहाँ भी हम NN2 पढ़ लेते हैं,
और वाटर अगर 1 लीटर है, 1 लीटर वाटर है तो उसमें मोल कितना हो जाएगा वाटर का, आपको पता है 1000/18, दैट इज 55.5। आप लोग जानते होंगे 1 लीटर वाटर 1 kg वाटर होता है तो वहां से मोल आ जाएगा। और इसको आप नेग्लेक्ट कर लिया कीजिए, जीरो मान लीजिए, क्योंकि हमें का बहुत कम भूलता है ना, 55 के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम आएगा। तो मोल ऑफ N2 हमारा कितना आ जाएगा, 4 × 10⁻⁻4 × 55.5, देखो बहुत कम आएगा। तो कई बार मोल भी निकालने को आता है, तो इसी हिसाब से हम लोग करेंगे। और हेनरी लॉ पे इसी तरह का सवाल आता है, तो मैंने पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप लोगों का कवर